नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ओजोन दिवस, ओजोन परत और ओजोन परत की जो क्षरण हो रही है उसके बारे में जानकारी पाएंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ओजोन परत के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। ये वीडियो दो तरीके से महत्वपूर्ण है। पहला ये कि इससे जो है क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एकेडमिक हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा, ये सामान्य जानकारी के लिए भी एक बेहतर वीडियो होगा, क्योंकि ये एक पर्यावरण संबंधी मुद्दा भी है और पर्यावरण के प्रति हमको सचेत रहना पड़ेगा अगर अपना हम लोग भविष्य अच्छा चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं जानकारी से। बच्चों, जो विश्व ओजोन दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी सितंबर महीने की जो 16वीं तारीख होगी उसको यह जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बच्चों, 16 सितंबर ही क्यों चुनी गई? तो बच्चों 16 सितंबर सन 1987 को ओजोन परत के क्षरण के बारे में एक मीटिंग हुई थी। शहर था मॉन्ट्रियल और कनाडा में है। ये कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ पर 16 सितंबर 1987 को एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ओजोन परत में जो क्षरण हो रही है उसका जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में चर्चा की गई थी। तब लगभग 50-53 देशों के आसपास लोगों ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया था। उसके बाद में इसके बाद में कई सारी सभाएं होती रहीं। फिर जो है अंतिम निर्णय लिया गया कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाना शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि जो मॉन्ट्रियल शहर है कनाडा में, यहाँ जो मीटिंग की थी वो यूएनओ के द्वारा ऑर्गेनाइज थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ऑर्गेनाइज थी। तो एक वैश्विक मीटिंग थी, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। लगातार फिर मीटिंग्स होती रही। फिर उन मीटिंग्स में निर्णय लिया गया कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 16 सितंबर की डेट क्यों चुनी गई? क्योंकि सबसे पहली बार 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मतलब कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर है, वहाँ पर सबसे पहले मीटिंग यूएनओ ने की थी। 50 के आसपास देश उसमें शामिल हुए थे। इसलिए उस डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर 1995 से ये लगातार हर साल मनाया जाता है। 1995 16 सितंबर 1995 से हर साल इसको हम लोग मनाते हैं, प्रत्येक 16 सितंबर से। तो पहली मीटिंग 16 सितंबर 1987 को हुई थी। इसी की याद में इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए इसको 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में चुना गया था। ठीक है, जगह कौन सी थी? कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर, इसलिए उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो वो ओजोन दिवस से संबंधित है, ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे हम लोग बात करते हैं कि ओजोन है क्या। तो ओजोन क्या है, इसका नामकरण कैसे हुआ, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, ओजोन शब्द को अगर आप तोड़ें तो ओ प्लस जोन, ओ का मतलब यहाँ पर होता है O3 और जोन का मतलब हिंदी जो जोन का होता है वो होता है क्षेत्र, यानी एक क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? O3 का। O3 क्या है? O3 एक जो है, O3 को हम लोग ओजोन गैस बोलते हैं। O3 को क्या बोलते हैं हम लोग? ओजोन गैस बोलते हैं। तो ओजोन गैस का एक क्षेत्र है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन। ओजोन का निर्माण कैसे हुआ होगा? ओजोन। ओजोन का मतलब ओ मतलब ऑक्सीजन संबंधित होगा, क्योंकि ओ किसका सिंबल है? ऑक्सीजन संबंधित है। और एक्चुअल में क्या है? ये O3 है। ठीक है, तो ओजोन मतलब ऑक्सीजन का क्षेत्र होगा, यानी ओजोन का क्षेत्र होगा। अब ऑक्सीजन और ओजोन आपस में कैसे संबंधित है ये भी जान लीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि ऑक्सीजन का क्षेत्र है कि ओजोन का क्षेत्र है, तो समझते हैं कि ओजोन ऑक्सीजन में क्या संबंध है। साथियों, ये है O, इसको ये किसका रासायनिक संकेत है? ये रासायनिक संकेत है ऑक्सीजन का। लेकिन कभी भी ऑक्सीजन इस अवस्था में प्रकृति में नहीं पाई जाती है। ऑक्सीजन हमेशा एक अणुक अवस्था में पाई जाती है, एक जो है मॉलिक्यूल के रूप में पाई जाती है, यानी ये हमेशा आपको O2 के रूप में मिलेगी। इस O2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परमाणु के रूप में नहीं पाई जाएगी, ये कैसी पाई जाएगी? ये अणु के रूप में पाई जाएगी, इस रूप में पाई जाएगी। ये तो हो गई O, जिसको हम ऑक्सीजन या इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। ये हो गया O2, जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं, इसी रूप में हमेशा प्रकृति में हमको ऑक्सीजन मिलती है। अब ये है O3, तो O3 कैसे मिलके बना हुआ? सीधी सी बात है, O3 मिलके बना होगा ऑक्सीजन और O, ये दोनों मिलकर के बने होंगे। लेकिन बेटा ऑक्सीजन की संयोजकता ऐसी नहीं होती है कि वो 3 ऑक्सीजन को जोड़ सके।
यानी सामान्य कंडीशन में ऑक्सीजन कभी भी 3 अणुओं में नहीं जुड़ेगी। तो फिर जुड़ती कैसे है बेटा? तो ऑक्सीजन से ये जुड़ने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है एक किरण, उसका नाम है पराबैंगनी किरण। क्या नाम है? पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण कौन सी होती हैं? सूर्य से निकलने वाली ये हानिकारक किरणें होती हैं। कहाँ पे होती हैं? सूर्य में 7 रंग होते हैं, आप लोग जानते हो, विब ग्योर, ये 7 रंग होते हैं। कौन सा होता है? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसके ऊपर अवरक्त विकिरण होता है, इसके बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे। ये बैंगनी के नीचे, ये वायलेट क्या है? ये बैंगनी। बैंगनी के नीचे जो छोटी तरंग दैर्ध्य की किरणें होती हैं उन्हें हम लोग पराबैंगनी किरणें कहते हैं। पराबैंगनी किरणों को हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज, ज़्यादा ये फेमस है नाम, अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको शॉर्ट में यूवी रेज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? यूवी रेज कह देते हैं। तो ऑक्सीजन के 3 अणुओं को जोड़ने में प्रमुख रोल कौन अदा करता है? ये पराबैंगनी किरणें प्रमुख रोल अदा करती हैं। ये क्या करती है? जबरदस्ती ऑक्सीजन के 3 अणुओं को जोड़ देती हैं और क्या बन जाती है बेटा? ये बन जाती है आपकी ओजोन गैस। क्या बन जाती है? आपकी ओजोन गैस। ठीक, अब ओजोन गैस का स्वभाव कैसा है? देखिए, ओजोन गैस जो है वो एक विषैली गैस है। इसकी गंध बहुत ही तीक्ष्ण होती है, तीखी गंध होती है इसकी। साथ के साथ में यह जो है हल्के नीले रंग की होती है, हल्के नीले रंग की होती है, गाढ़ा नीला नहीं, हल्का नीला होता है, हल्के नीले रंग की ये गैस होती है। ठीक है, तो ओजोन गैस का निर्माण कैसे हुआ हमने आपको बता दिया। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के बनी हो, जो सामान्य अवस्था में कभी भी आपस में मिलती नहीं है। फिर कैसे मिलती है? पराबैंगनी किरणों के द्वारा। पराबैंगनी किरणें क्या है? पराबैंगनी किरणें सूर्य के स्पेक्ट्रम में पाई जाती हैं, सूर्य के प्रकाश में पाई जाती हैं, बैंगनी के नीचे पाई जाती हैं और लाल के ऊपर जो है अवरक्त किरणें पाई जाती हैं। हम लोग केवल इन 7 रंगों को देख सकते हैं अपनी आंखों के द्वारा, इनके नीचे हम लोग नहीं देख सकते, इनके ऊपर हम लोग नहीं देख सकते। इसके नीचे पराबैंगनी किरणें हैं जो ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं को जोड़ने में काम आती हैं। ये गैस कैसी है? विषैली गैस है, तीक्ष्ण गंध वाली है और ये हल्के नीले रंग की गैस है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। अब आगे देखते हैं इसका स्वभाव ओजोन का हम लोग जान गए हैं। इसका स्वभाव जानने के बाद में ये कहाँ पे पाई जाती है और किस तरीके से हमारी सहायता करती है। बच्चों देखिए ध्यान से, ये पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है। अब समताप मंडल क्या है? ध्यान से समझिए। पृथ्वी का जो वायुमंडल है बेटा वो 5 भागों में बटा हुआ है। ऐसे पहली परत, ये दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर चौथी परत। हम थोड़ा शॉर्ट में बनाएंगे। पहली परत, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और फिर 5वीं। पहली परत को हम लोग बोलते हैं बेटा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। फिर दूसरी परत है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे बाहर है बहिर्मंडल। ठीक, बाकी से हमको मतलब नहीं है, ये मंडल बताने इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप जान पाओ। तो बच्चों ये ओजोन परत जो है ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल जो है एक ऐसा मंडल है जहाँ पर तापमान हमेशा समान रहता है। ये तापमान समान होने की वजह से ही हवाई जहाज़ वगैरह इसी में उड़ना पसंद करते हैं। क्षोभ मंडल में आंधी तूफान बारिश ये सब होती हैं और यहाँ पर आंधी तूफान बारिश होने से हवाई जहाज़ कभी भी इसमें उड़ना पसंद नहीं करते हैं। कहाँ उड़ना पसंद करते हैं? समताप मंडल में, क्योंकि ये शांत भी रहता है और यहाँ तापमान भी समान रहता है। ठीक है, तो ओजोन परत किस में पाई जाती है बेटा? समताप मंडल में पाई जाती है। लगभग पृथ्वी से 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर लगभग लिख लेते हैं, इतनी ऊंचाई पर। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि ओजोन परत बिल्कुल किनारे किनारे बराबर दूरी पर नहीं पाई जाएगी। कैसे पाई जाएगी? कहीं पर पृथ्वी पे नज़दीक है, कहीं पर पृथ्वी पे दूर है, कहीं पे नज़दीक है, कहीं पे पृथ्वी तो दूर है। तो जहाँ पर नज़दीक है वो कितना है? वो लगभग 15 किलोमीटर है और जो दूर है वो लगभग 35 से 40 लगभग अंदाज़ा लगाया जाता है, क्योंकि गैस को ऐसी चीज़ तो है नहीं जो एकदम फिक्स है, वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो 15 किलोमीटर से लेकर के लगभग 35 से 40 किलोमीटर के बीच की जो है इस तरीके से पृथ्वी के चारों ओर ओजोन ने अपना घेरा बना रखा है। तो ये घेरा करता क्या है बेटा? ये घेरा, इसको हम साफ किए दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको
सुन करके नोट कर सकते हैं। ये पृथ्वी में समताप मंडल में पाई जाने वाली परत है। ये क्या करती है, ये पृथ्वी के चारों ओर एक घेरा बना लेती है। इसको हम लोग ओजोन नाम दे देते हैं। ध्यान रखिए ये घेरा ऐसा नहीं है, चलो हम बता देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। ये घेरा कुछ इस तरीके से होगा, कहीं पर नज़दीक तो कहीं पर दूर। नज़दीक कितना है 15 किलोमीटर अधिकतम, और दूर कितना है लगभग 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर लगभग दूरियां हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये परत क्या करती है बेटा, ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, रोकती है। ये पराबैंगनी किरणें हानिकारक बहुत होती हैं। पराबैंगनी किरणों की अंग्रेजी होती है अल्ट्रावायलेट, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है यूवी। ये बेटा 3 प्रकार की होती हैं, UVA, UVB और UVC। 3 प्रकार की किरणें आती हैं। तीनों प्रकार की किरणों को क्या कर देती है, रोक देती है। वहीं पर 99% पराबैंगनी किरणों को, 99 से ज़्यादा ही % पराबैंगनी किरणों को ये वहीं पे रोक देती है और अंदर नहीं आने देती है पृथ्वी के। ये तीनों प्रकार की हानिकारक होती है। इसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक UVC होती है, यानी अल्ट्रावायलेट C टाइप जो है पराबैंगनी किरण जो C टाइप की सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। कई बार टेट वगैरह के एग्जाम में पूछा भी गया है। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है UVC। सबको बात समझ में आ रही होगी। तो UVC सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। इसके अलावा 3 के तीनों आती, तीनों को बाहर वापस करती है। ठीक, अब वापस ना करे और अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएं तो पृथ्वी का हाल क्या होगा बेटा। तो पराबैंगनी किरणों से स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर होता है। ये त्वचा का कैंसर इससे होता है। सनबर्न हो जाता है। कभी कभी आप बाहर गर्मियों में निकलते होंगे तो कभी आपके हाथ वगैरह पर जो खुले हुए जगह हैं वहाँ पर एक ब्लेड के कट जैसा निशान, खरोंच जैसी निशान होती है, उसे सनबर्न बोलते हैं। या फफोले, छाले, इस टाइप की चीज़ें पड़ जाती हैं। ये जो है पराबैंगनी किरणों के आने की वजह से होती है। बच्चों बहुत कम पराबैंगनी किरणें आ पाती हैं, ना के बराबर, तब तो हम लोग का ये हाल है। अगर पूरी की पूरी पराबैंगनी किरणें एक साथ पृथ्वी पर आ जाएँ तो क्या हाल होगा, मतलब पूरी पृथ्वी जल सी जाएगी। इतना भयंकर ज़्यादा हानिकारक होती पराबैंगनी किरणें। इतनी खतरनाक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत क्या करती है, हम लोगों को बचाती है। सूर्य की किरणों में पराबैंगनी किरणों को वापस ही रिफ्लेक्ट कर देती है, दोबारा फिर से वापस उधर ही भेज देती है, पृथ्वी तक इनको आने नहीं देती है। बहुत ही फायदेमंद ये परत है। और सबसे खतरनाक कौन सी है, ये पराबैंगनी किरण है। सबसे खतरनाक कौन सी है, ये पराबैंगनी किरण है। ठीक है, अब चिंता वाला विषय क्यों है भैया, क्यों ओजोन दिवस मनाते हैं, जागरूकता के लिए मनाते हैं। जागरूकता का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा होगा। क्या नुकसान हो रहा है, किससे नुकसान हो रहा है, इसकी बात को समझते हैं हम लोग। बच्चों जो ओजोन परत है पृथ्वी के चारों ओर, जो अभी बनाए थे इस तरीके से ओजोन परत को हम लोग, ये क्या है, ये अब क्षरण हो रही है, डिप्लीकेट हो रही है। क्षरण का मतलब इसको नुकसान पहुंच रहा है बेटा। तो नुकसान किससे पहुंच रहा है, एक गैस होती है CFC, एक गैस होती है CFC। इसका पूरा नाम क्या है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है ये नुकसान पहुंचा रही है। ये निकलती कहाँ है, हमारे यहाँ जो AC रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, AC और फ्रिज से ये हानिकारक गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करती है, ये ऊपर जाकर के ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। नुकसान पहुंचाएगी, परत को पतला करेगी या वहाँ पे ख़त्म करेगी। ख़त्म करने से पराबैंगनी किरणों की मात्रा अंदर आनी ज़्यादा शुरू हो जाएगी। कैसे नुकसान पहुंचाती, ध्यान से समझिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में फ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। क्लोरो को ध्यान से देखिए, क्लोरो का मतलब क्लोरीन। क्लोरीन जब ऊपर जाता है ओजोन परत में, तब ये ऑक्सीजन के ओजोन के जो 3 अणु हैं इनको तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है, ऑक्सीजन में और नवजात ऑक्सीजन में। यानी ओजोन को वहाँ पर ख़त्म करके ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन का निर्माण कर देता है। ठीक, अब आप समझोगे कि पराबैंगनी किरणें क्या कर रही हैं। पराबैंगनी किरणें ओजोन का निर्माण कर रही हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन जाकर के यहाँ पर ओजोन को तोड़ दे रहा है, मतलब पराबैंगनी किरणें इनको जोड़ती हैं और CFC क्या कर रहा है, CFC इनको तोड़ देता है जाकर के वहाँ पर। ठीक है, तो फिर दिक्कत वाली बात क्या है, दोनों काम चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन का जो एक परमाणु है, दिक्कत कहाँ पे है, क्लोरीन का जो एक परमाणु है ये 1 लाख ओजोन परमाणुओं या अणु कह सकते हैं को तोड़ता है।
यानी सीएफसी गैस अगर यहाँ से गई, सीएफसी गैस में फ्लोरीन और कार्बन ये बहुत नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो क्लोरीन है, ये ऊपर जाकर के एक क्लोरीन का परमाणु 1 लाख से ज़्यादा ओजोन परत के अणुओं को नुकसान पहुंचाता है, उनको तोड़ता है ऑक्सीजन में और नवजात ऑक्सीजन में, यानी ओजोन का नुकसान पहुंचाता है। तो क्लोरीन जो है इसमें बहुत खतरनाक रोल प्ले करती है। किसमें? क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है वो खतरनाक रोल प्ले करती है, इसलिए तेजी से क्षरण होता है। इसलिए क्या होता है? तेजी से क्षरण होता है। बेटा इस क्षरण की वजह से अंटार्कटिका के ऊपर एक बड़ा सा छेद हो गया है, एक बड़ा छेद हो गया है। बड़ा छेद होने की वजह से पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर वहाँ पर आ रही हैं। वो जो है एक ध्रुवीय क्षेत्र है, बर्फ़ से भरा हुआ है। बर्फ़ से भरा होने की वजह से वहाँ पर जब गर्मी ज़्यादा आ रही पराबैंगनी किरणों की, तो वहाँ पे ग्लेशियर्स और बर्फ़ वगैरह पिघल रहे हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण बनेंगे। जाकर के बाढ़, सूखा इत्यादि कई सारी चीज़ें, उससे हानिकारक नुकसान आना शुरू हो जाएगा। तो ये अंटार्कटिका के ऊपर सबसे बड़ा छेद इस समय है, जो कि एक चिंता का विषय है पूरे विश्व के लिए। हालांकि कोरोना काल में थोड़ा सा छेद छोटा हुआ था, भर गया था, लेकिन जैसे कोरोना काल हटा, हम लोगों ने एसी फ्रिज खूब चलाई और फिर से वो छेद उतना ही बड़ा हो गया। ये चिंता का विषय है। तो इससे कुछ काबू भी पाया जा रहा है। सीएफसी की जगह पे वर्तमान में एचएफसी का प्रयोग किया जाने लगा है। एचएफसी क्या है? ये है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है? नुकसानदायक कौन था? क्लोरीन नुकसानदायक था, वो तो ऊपर जा नहीं रहा है। अब कौन जा रहा है? हाइड्रोजन जा रहा है, तो ये नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे एचएफसी का प्रयोग नहीं हो रहा है। सरकार को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सोचना चाहिए कि एसी फ्रिज में सीएफसी की जगह पर एचएफसी गैस का ही वहाँ पर प्रयोग किया जाए। कुछ इस तरीके के इक्विपमेंट्स यहाँ पर यूज़ किए जाएँ कि सीएफसी वहाँ से ना निकले, एचएफसी निकलना शुरू हो जाए। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी कि ओजोन परत क्या है, ओजोन क्या है, किस मंडल में पाई जाती है, कितने किलोमीटर की दूरी पर है, किस तरीके से पराबैंगनी किरणें इसको बनाती है और पराबैंगनी किरणों से ही ये हमारी सुरक्षा करती है। किस तरीके से एसी फ्रिज से निकली हुई सीएफसी गैस उसका क्या कर रही है? क्षरण कर रही है, डेप्लीकेशन कर रही है, और क्या कर रही है? उसको, ओजोन को ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन में तोड़ रही है। साथ साथ आपने ये भी जाना कि सीएफसी जगह पे हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? एचएफसी का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एसी फ्रिज का कम से कम प्रयोग करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि जानते हो, कोई भी दिवस होता है तो हर साल उसके लिए एक नई थीम होती है। तो बच्चों 2022 के लिए थीम क्या है? 2022 चल रहा है, थीम 2022 की क्या है? इसकी ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, यानी जो वैश्विक सहयोग आपस में रखना है, किसके लिए? रक्षा करने के लिए जिंदगी को पृथ्वी पर जिंदगी को रक्षा करने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। ये ओजोन दिवस 16 सितंबर 2022 की थीम है। हर साल की थीम बदलती रहती है और करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसमें हमने आपको जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन के, वो भी बताने का प्रयास किया है और सामान्य जानकारी भी बताने का प्रयास किया है। कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको यूट्यूब, गूगल पे कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है, केवल एक वीडियो को देख लीजिए और संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँच जाएगी। नमस्कार।